नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास के अंदर हमने अधिगम टॉपिक को शुरुआत की थी, जो हमने अधिगम की विशेषता, उसके पक्ष, प्रकार इत्यादि सभी चीजों को हमने पढ़ लिया था। जो आज की हमारी क्लास के अंदर जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो है अधिगम के सिद्धांत। सबसे मेन जो अधिगम के अंदर जो थ्योरी मानी जाती है, वो उसके सिद्धांत माने जाते हैं। एक अधिगम को किस प्रकार से हम सुदृढ़ या मजबूत बना सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में इन सिद्धांतों के अंदर बातें कही गई है। सिद्धांत होते क्या है? सबसे पहले हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि सिद्धांत होते क्या है। देखिए, हमने अधिगम को पढ़ा, अधिगम की परिभाषा को पढ़ा, उसके बाद आज हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों की। तो सबसे पहले हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए, सिद्धांत का अर्थ ये होता है, जब आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हो, उस काम की एकदम सही थ्योरी को समझना, यानी कि वो काम कैसे हो रहा है, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या कारण है उस काम को करने का, उस चीज के बारे में इस सिद्धांत के अंदर बताया गया है, या इन सिद्धांतों के अंदर बताया जाता है। किसी भी काम को हम क्यों कर रहे हैं, उस काम को करने का क्या अर्थ है, उस चीज को इस सिद्धांतों में बताया जाता है दोस्तों। इसलिए आज हम अधिगम के सिद्धांतों की बात करेंगे। सबसे पहले जब हम अधिगम के सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं अधिगम के अंदर, तो सबसे पहले यही बात उठती है कि अधिगम के जो सिद्धांत है, प्रश्न यही उठता है कि अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में व्यवहारवादी, दूसरा जिसे भाग में बांटा गया है वो है संज्ञानवादी। देखिए, अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है, वो है पहला व्यवहारवादी और दूसरा है संज्ञानवादी। देखिए, जब हमने मनोविज्ञान के सामान्य परिचय को जब हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले मनोविज्ञान के अंदर किसका विज्ञान आया था? आत्मा का विज्ञान आया था। उसके बाद में मन और मस्तिष्क का विज्ञान आया, फिर चेतना का विज्ञान आया, और फिर अंत में जो व्यवहार का विज्ञान आया था। यानी कि व्यवहार का विज्ञान लेकर आने वाले वॉटसन जो सबसे पहले इस व्यवहार का विज्ञान लेकर आए थे, जो मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विज्ञान लेकर आए थे, यानी कि जिन मनोवैज्ञानिकों ने इस व्यवहार के विज्ञान की शुरुआत की थी, वो सभी मनोवैज्ञानिक क्या कहलाते हैं? व्यवहारवादी कहलाते हैं। व्यवहारवादी कहलाते हैं। और ये व्यवहारवादी जो है, देखिए, सबसे पहले हमारे सामने यही है कि व्यवहारवादी कौन है और संज्ञानवादी क्या चीज है। देखिए, व्यवहारवादी वो लोग कहलाते हैं जो व्यवहार का विज्ञान लेके आए थे मनोविज्ञान के अंदर, जिन्होंने व्यवहार की बात की थी। व्यवहारवादियों ने अधिगम की परिभाषा देते हुए क्या कहा? इन्होंने कुछ चीजों को अहमियत दी थी। उनमें सबसे पहले जो था वो था पुनर्बलन। देखिए, पुनर्बलन, इन्होंने पुनर्बलन को अपने सिद्धांतों के अंदर अहम भूमिका में रखा। उसके बाद में इन्होंने अभिप्रेरणा, और एक जो शब्द और होता है जिसका नाम है उद्दीपक, जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपक, ठीक है। और एक जो चीज होती है इसके अंदर क्या है? अनुक्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनुक्रिया, जो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसे रेस्पॉन्स। और इस उद्दीपक को क्या कहते हैं हम इंग्लिश के अंदर? स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, और रेस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। इन दो चीजों का अहमियत बहुत ही जरूरी रहेगा। इन दोनों चीजों को हमें अच्छे से समझना है कि उद्दीपक क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है। पुनर्बलन यानी कि रिफोर्समेंट, यानी कि पुनर्बल को हम क्या कहते हैं? पुनर्बलन को रिफोर्समेंट। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स। इन तीनों चारों चीजों को हमें अच्छे से समझना है कि इन तीनों चारों चीजों को मनोविज्ञान के अंदर की क्या, इनके अंदर मनोविज्ञान में इनकी क्या परिभाषाएं हैं। देखिए, सबसे पहले व्यवहारवादियों में समझने की बात कीजिए। देखिए, अधिगम के सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं, तो अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला व्यवहारवादी और दूसरा संज्ञानवादी या संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब इन व्यवहारवादियों ने अपने सिद्धांतों के अंदर चार शब्दों को अहम रोल में रखा है, यानी कि सबसे ज्यादा इनका उपयोग किया गया है। सबसे पहले पुनर्बलन, रिफोर्समेंट, दूसरा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, और फिर आता है उद्दीपक,
और अनुक्रिया, ये तो हर सिद्धांत के अंदर हमें मिलेंगे कि उद्दीपक क्या है और अनुक्रिया क्या है। देखिए सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि उद्दीपक क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है। एक शब्द और होता है इनके अंदर, वो है अनुबंध या अनुबंधन। एक होता है अनुबंध या अनुबंधन, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ये शब्द भी आपको इन व्यवहारवादियों के सिद्धांत के अंदर मिलेगा। तो आप सबसे पहले हम इन्हीं शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये शब्द होते क्या है। देखिए सबसे पहले उद्दीपक, देखिए यहां हम समझने की बात करते हैं कि उद्दीपक क्या चीज है। देखिए उद्दीपक का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, उद्दीपक क्या है और एक सामने क्या चीज होती है, आपकी अनुक्रिया। क्या होती है, अनुक्रिया। ठीक है, उद्दीपक के सामने क्या होती है, अनुक्रिया। अब इन दोनों चीजों को समझते हैं कि उद्दीपक क्या है और अनुक्रिया क्या चीज है। देखिए मैंने मनोविज्ञान के अंदर आपको 3 शब्द बताए थे। पहला था प्रतिक्रिया, दूसरा था सहज क्रिया। 3 प्रकार की क्रियाएं मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास के अंदर कि पहली है प्रतिक्रिया, दूसरी है सहज क्रिया और तीसरी है अनुक्रिया। ये बताया था ना मैंने। अब यहां बात आती है कि प्रतिक्रिया क्या है। तो दोस्तों क्रिया के बदले में की गई क्रिया क्या कहलाती है, प्रतिक्रिया कहलाती है। क्रिया प्लस क्रिया क्या कहलाती है, प्रतिक्रिया। आपको किसी ने नमस्ते किया तो आपने भी उसके सामने क्या किया, नमस्ते किया। सहज क्रिया यानी कि ये जो क्रिया आपकी जन्म से आपके साथ है या जन्म जात है। प्याज काटने पर आपके आंखों में से आंसू आना क्या है, एक सहज क्रिया है। ठीक है, रोना, बोलना, चलना फिरना, ये सब चीजें क्या है, आपकी सहज क्रियाएं हैं। अब बात आती है अनुक्रिया क्या चीज होती है। तो देखिए दोस्तों, जब किसी लक्ष्य के प्रति जो हम क्रिया करते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि उद्दीपक क्या है। देखिए उद्दीपक को आप आम भाषा के अंदर बात करें तो उद्दीपक को ही क्या कहते हैं, लक्ष्य को ही क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। यानी कि हमारा कोई लक्ष्य है, हम किस लक्ष्य को देखकर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो लक्ष्य ही क्या कहलाता है, उद्दीपक कहलाता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसी लक्ष्य को क्या कहा जाता है, उद्दीपक कहा जाता है या स्टिमुलस कहा जाता है, जिसे हम एस से व्यक्त करते हैं। और अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स, जिसे हम आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अनुक्रिया क्या है। देखिए इस उद्दीपक को देखकर या इस लक्ष्य को देखकर जो हम क्रिया करते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। दोबारा समझिए, ये चीज आपके हमेशा काम आएगी, यानी कि जितने भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे उन सब में काम आने वाली है। देखिए उद्दीपक क्या है, आपका लक्ष्य है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपको फर्स्ट ग्रेड लगना है, यानी कि नौकरी पानी है। ये नौकरी क्या है, आपका लक्ष्य है। ठीक है, अब इस लक्ष्य के लिए क्या करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब इस पढ़ाई को क्यों कर रहे हैं, इस लक्ष्य को पाने के लिए। यानी कि पढ़ाई क्या है, आपकी इस लक्ष्य के लिए की गई क्रिया है ना। तो ये क्या कहलाती है, अनुक्रिया, और ये क्या कहलाता है, उद्दीपक। आपके सामने अब उद्दीपक क्या चीज है, एक नौकरी पाना, और आप क्रिया क्या कर रहे हो, इस नौकरी को पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। तो आपकी अनुक्रिया क्या हुई, पढ़ाई हुई, और नौकरी आपकी क्या हुई, उद्दीपक हुआ। अब बात आती है कि ये अनुबंधन क्या चीज होती है। देखिए जब आप पढ़ाई करोगे और जब आपको नौकरी मिलेगी, जब अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जब बॉन्ड बनता है या अनुबंध बनता है, उसको क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। देखिए जब आप कोई क्रिया करोगे और उस क्रिया से आपको उद्दीपक हासिल हो जाता है तो इनके बीच में क्या बनता है, एक बॉन्ड बन जाता है, और उस बॉन्ड को ही क्या कहते हैं, हम अनुबंधन कहते हैं हमारे मनोविज्ञान की भाषा में, या हम उसे क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। अब आम भाषा की अगर बात करें तो हम उसे क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं, और इसे मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है। बात समझ में आई, दोबारा समझिए कि अनुक्रिया और उद्दीपक क्या है। अनुक्रिया है जो चीज आप उद्दीपक को पाने के लिए जो क्रिया करते हो, या जो चीज आप लक्ष्य को पाने के लिए जो क्रिया आप करते हो, वो क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। यानी कि आपने पढ़ाई की क्या पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। आपका लक्ष्य क्या था, नौकरी थी, और आपने इस नौकरी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया, इस लक्ष्य को, इस क्रिया को किया। यानी कि बार बार जब आपने ये क्रिया की तो आपको क्या मिली, नौकरी मिली। यानी कि आपने अनुक्रिया की,
किसके लिए? अपने उद्दीपक या अपने लक्ष्य के लिए। ठीक है, जब आपने क्रिया की अपने उद्दीपक के लिए तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, एक संबंध बन जाएगा कि आपने इस नौकरी को हासिल कर लिया। ठीक है, बात यहां समझ आती है कि ये चीज आपके आगे भी काम आने वाली है। तो दोस्तों यहां कोई कंफ्यूजन मत रखना। देखिए दोबारा समझ लीजिए, अनुक्रिया यानी कि उद्दीपक के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? अनुक्रिया कहलाती है। ठीक है, जिसे हम आर से व्यक्त करते हैं। और अगर ये उद्दीपक क्या हुआ? आपका लक्ष्य। जब आप अनुक्रिया करते हो किसी अपने उद्दीपक के लिए तो क्या बनता है? इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। आई बात समझ में? पुनर्बलन यानी कि रीफोर्समेंट, यानी कि एक व्यक्ति है वो यहां से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि दौड़ लगाता है। ये दौड़ लगाता है, ये इसकी मंजिल है, यहां तक इसे दौड़ लगानी है। अब क्या है? ये व्यक्ति यहां से दौड़ना प्रारंभ करता है और यहां जाकर ये व्यक्ति क्या है? रुक जाता है। पुनर्बलन, आपने शब्द सुना होगा, बल यानी फोर्स करना किसी को। यहां आपने क्या किया? फोर्स किया, बल दिया, तो ये दौड़ा, दौड़कर यहां पहुंच गया। यहां जाते ये थक गया और ये रुक जाता है। आपने यहां दोबारा से इसको अगर कोई बल दिया और ये अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, यानी कि आपने इसको रीफोर्समेंट किया, यानी कि आपने इसे पुनर्बल दिया। अभिप्रेरणा को तो आप समझते हैं, यानी कि मोटिवेशन। आप यहां किसी व्यक्ति को मोटिवेशन दोगे तो ही वो व्यक्ति यहां तक पहुंचेगा या यहां तक पहुंचेगा। तो ये समझ आपके यहां क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि व्यवहारवाद के अंदर क्या क्या चीजें होती है। देखिए व्यवहारवाद और हम संज्ञानवाद को अलग अलग पढ़ते हैं। इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? व्यवहारवाद में और संज्ञानवाद में इन सिद्धांतों को दो भागों में क्यों बांटा गया? इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए व्यवहारवादियों के अंदर जब हम बात करते हैं, व्यवहारवादियों की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो यही आती है कि इन्होंने अपने सिद्धांतों के अंदर पुनर्बलन, अभिप्रेरणा और उद्दीपक और अनुबंधन और अनुक्रिया, इन शब्दों को क्या दिया? महत्व दिया। ठीक है, पहला तो ये इनका नियम है। उसके बाद इन्होंने व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि अधिगम जो है वो पशु और मानव, पशु प्लस मानव दोनों करते हैं। यानी कि अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? यंत्रवत है। अधिगम क्या है? यंत्रवत है। और इन्होंने कहा कि अधिगम जो है, अधिगम जो है वो धीरे धीरे होता है। अधिगम जो है वो धीरे धीरे होता है। अधिगम धीरे धीरे होता है। यानी कि देखिए इनके अनुसार क्या है? अधिगम क्या है? धीरे धीरे होता है। और अधिगम में अनुबंधन होता है। अधिगम में क्या होता है? अनुबंधन होता है। देखिए दोस्तों, अनुबंधन का मतलब आपको मैंने बताया कि जब आप उद्दीपक, किसी उद्दीपक को देखकर जब आप अनुक्रिया या रिस्पॉन्स करते हो, यानी कि स्टिमुलस को देखकर आपने कोई रेस्पॉन्स किया, तो उस रेस्पॉन्स के बाद जब आपको उद्दीपक हासिल हो जाता है तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? एक संबंध बन जाता है। जैसे कि पावलोव के सिद्धांत के अंदर क्या था? देखिए आपने अनुक्रिया की फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को पास करने के लिए, किसके? फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के पास करने के लिए। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को पास करने के लिए क्या अनुक्रिया करोगे? पढ़ाई करोगे। तो पढ़ाई की, और जैसे ही आपको ये फर्स्ट ग्रेड हासिल हो जाती है तो एक इस पढ़ाई का और इसका क्या बन जाता है? एक संबंध बन जाता है। और आपको पता लग जाता है कि इस पढ़ाई से करने से हमें क्या मिला? फर्स्ट ग्रेड मिला, या फर्स्ट ग्रेड टीचर हम लग चुके हैं। तो इस प्रकार से क्या है? अधिगम के अंदर क्या होता है? अनुबंधन होता है। देखिए व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम के अंदर पुनर्बलन होता है, अभिप्रेरणा होती है, उद्दीपक होता है, अनुबंधन होता है और अनुक्रिया होती है। अधिगम जो है वो पशु और मानव दोनों कर सकते हैं। अधिगम यंत्रवत होता है, यानी कि यंत्रवत यानी कि पशु व मानव दोनों इसे कर सकते हैं। यंत्रवत है, आप किसी से भी करवा सकते हो। अधिगम धीरे धीरे होता है। ठीक है, संज्ञानवादियों के विपरीत है ये
अधिगम जो है वो धीरे धीरे होता है, अधिगम के अंदर बॉन्डिंग होती है या अनुबंधन होता है। अब बात आती है संज्ञानवादियों की। तो संज्ञानवादी जो थे वो इन व्यवहारवादियों से क्या थे, बिल्कुल अलग। देखिए संज्ञानवाद के अंदर एक शब्द आता है जिसका नाम होता है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद, देखिए गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है। देखिए गेस्टाल्टवाद जो था वो एक संप्रदाय था, ठीक है, एक संप्रदाय था, एक संप्रदाय का नाम था गेस्टाल्ट संप्रदाय। इस गेस्टाल्ट संप्रदाय से बिलोंग करने वाले जितने भी मनोवैज्ञानिक थे वो संज्ञानवादी थे। और इन संज्ञानवादियों ने क्या कहा कि जो अधिगम है वो केवल मानव करता है, अधिगम केवल मानव करता है, पशु नहीं करता। इन्होंने इनकी थ्योरी को नकार दिया, जिन्होंने कहा क्या कहा कि अधिगम जो है वो मानव करता है, पशु नहीं करते। अधिगम यंत्रवत नहीं होता, अधिगम जो है वो यंत्रवत नहीं होता। क्या नहीं होता, यंत्रवत नहीं होता। अब ये कहते हैं कि अधिगम जो है, अधिगम जो है वो अचानक होता है, धीरे धीरे नहीं होता, अधिगम अचानक होता है। यानी कि व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि अधिगम जो है वो धीरे धीरे होता है, और संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादियों ने क्या कहा कि अधिगम जो है वो अचानक होता है। बात समझ में आई यहां तक। इसके बाद अधिगम में अनुबंधन नहीं होता, अधिगम के अंदर क्या होती है, समस्या समाधान होती है। इनके अनुसार अधिगम क्या है, समस्या समाधान। इनके अनुसार अधिगम क्या है, समस्या समाधान। और इनके अनुसार अधिगम क्या है, अनुबंधन या संबंध है एक। और इनके अनुसार अधिगम क्या है, समस्या समाधान। किसी कार्य को कर लेने के बाद अगर कोई आपकी समस्या समाधान हो जाती है तो उनके अनुसार, संज्ञानवादियों के अनुसार वो चीज क्या है, आपका अधिगम कहलाता है। और इनके अंदर क्या है, किसी काम को करने के बाद अगर कोई बॉन्डिंग बनती है, संबंध बनता है, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब बात आती है कि संज्ञानवादी कौन कौन थे, ठीक है। अब बात आती है कि संज्ञानवादियों ने अपने शब्दों, अपने इस संज्ञानवाद के अंदर किन शब्दों को महत्व दिया, जैसे कि इन्होंने इन शब्दों को महत्व दिया। तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने अपने सिद्धांतों में एक शब्द दिया था जिसका नाम था संज्ञान। फिर बात की इन्होंने प्रत्यक्षीकरण की, इन्होंने बात की प्रत्यक्षीकरण की, इन्होंने बात की बुद्धि की। इन्होंने कहा कि बुद्धि का बहुत अहम रोल होता है। इन्होंने क्या बात की, बुद्धि की। इन्होंने बात की समस्या की। देखिए संज्ञान क्या है और प्रत्यक्षीकरण क्या है, संज्ञान क्या है और प्रत्यक्षीकरण क्या है। देखिए एक बात की इन्होंने एक शब्द और दिया था जिसका नाम था संवेदना, कि संवेदना का अहम रोल होता है संज्ञानवाद के अंदर, अधिगम को प्राप्त करने के अंदर। अब बात आती है इन शब्दों को समझने की। सबसे पहले हम बात करेंगे संवेदना की। देखिए आपके शरीर के अंदर क्या होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, आंख, नाक, कान, त्वचा, ठीक है। ये आपके 5 ज्ञानेंद्रियां है। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो प्रथम ज्ञान क्या कहलाता है आपका, आपकी संवेदना कहलाती है, या संवेदना या संवेग कहलाता है, ठीक है। संवेदना यानी कि मान लीजिए आप, संवेदना का अर्थ क्या होता है, देखिए दोस्तों सबसे पहले संवेदना का अर्थ होता है इंद्रियों से प्राप्त प्रथम ज्ञान क्या कहलाता है आपका, संवेदना कहलाता है या ज्ञान कहलाता है। देखिए ये जब संवेदना आपको प्राप्त हुई, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, संवेदना प्राप्त हुई आपको। संवेदना जैसे ही आपको प्राप्त हुई, जैसे कि मान लो आप यहाँ लेट रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ सो रहे हो, और ऊपर से मान लो कोई ऐसी कोई चीज गिरी जो रेंगने वाली है, ठीक है। आपके ऊपर ऐसी चीज की, आप आंख बंद करके यहाँ पे सो रहे हो आराम से, और ऊपर से ऐसी कोई रेंगने वाली जब चीज कोई गिरती है तो आप आंख बंद करे करे क्या सोचते हो कि कोई चीज ऊपर से गिरी है, मान लो जिस हिसाब से वो चल रही है उस हिसाब से वो क्या चीज है, सांप है। यानी कि आप आंख बंद करके क्या, किसके माध्यम से पता लगा रहे हो, आपकी त्वचा के माध्यम से। यानी कि आपकी त्वचा, यानी कि आपकी ज्ञानेंद्रिय ने आपको ज्ञान करवाया कि ये रेंगने वाली चीज क्या है, सांप है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपको एक संवेदना हुई, ज्ञान नहीं हुआ, संवेदना हुई, प्राप्त ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सबसे पहला ज्ञान प्राप्त हुआ संवेदना के रूप में। इंद्रियों से प्राप्त प्रथम ज्ञान क्या कहलाता है, संवेदना कहलाता है, ठीक है।
अब यहाँ आपको एक रेंगने वाली चीज महसूस हुई है तो आपने सोच लिया कि यार त्वचा ने आपको बताया कि एक रेंगने वाली चीज तेरे ऊपर से जा रही है, यानी कि वो चीज क्या है, सांप है। आपने दिमाग में सोच लिया। अब संवेदना जब व्यक्ति को होती है तो व्यक्ति के अंदर एक उत्तेजना जागृत होती है प्रत्यक्षीकरण की। क्या जागृत होती है? एक प्रत्यक्षीकरण की एक उत्तेजना जागृत होती है। प्रत्यक्षीकरण के अंदर क्या क्या करता है व्यक्ति? सबसे पहले तो उसका नाम जानेगा, फिर पहचान करेगा, फिर उसकी व्याख्या करेगा। ये तीन चीज आपके प्रत्यक्षीकरण के अंदर अहम भूमिका रखती है। देखिए, दोबारा समझिए। सबसे पहले इंद्रियों से प्राप्त प्रथम ज्ञान क्या कहलाता है? संवेदना। आप लेट रहे हो, ऊपर से कोई चीज गिरी रेंगने वाली, आपको लगा कि ये सांप है क्योंकि आपकी त्वचा से आपको ये महसूस हुआ, यानी कि आपकी ज्ञानेंद्रिय से पता लगा। जैसे ही आपको ये चीज पता लगी, आप झट से क्या करोगे? आंखें खोलोगे और उसे देखोगे, फिर उसका नाम पता करोगे कि ये क्या चीज है, पहचान करोगे ये क्या, ऐसा क्यों होता है, फिर व्याख्या करोगे। जब आप प्रत्यक्षीकरण करोगे तो आपको एक संज्ञान हो जाएगा। आपको उस चीज का क्या हो जाएगा? संज्ञान, यानी कि आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा उस चीज का। आपको संज्ञान हो जाएगा या सूझ हो जाएगी उस चीज की। और जैसे ही सूझ होगी या संज्ञान होगा तो आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। समस्या का क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपको आपकी ज्ञानेंद्रिय ने महसूस कराया कि आपके ऊपर कोई चीज है, आपने संवेदना की, पता किया कि सांप हो सकता है, फिर आपने प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से पता लगाया कि वो चीज असल में है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद आपको संज्ञान हुआ कि आपने जब उस चीज को देख लिया तो आपको संज्ञान, या फिर जो संज्ञानवादियों के अंदर जो सबसे अहम शब्द माना जाता है वो है सूझ। यह क्या कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपनी सूझ से सीखता है। व्यक्ति जो है वो अपनी सूझ से सीखता है, सूझ। ठीक है, अब बात आती है कि संज्ञान हुआ। संज्ञान होने के बाद में क्या हुआ? आपको एक सूझ होगी कि ऐसी कोई चीज क्या है, सांप ही है, कि वो रेंग रही है तो वो चीज क्या होती है, सांप ही होती है। तो इस प्रकार से आपको एक सूझ महसूस हुई और इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है? अधिगम करता है। एक मानव क्या करता है? अधिगम करता है। किन के अनुसार? इन संज्ञानवादियों के अनुसार। यहां तक बात क्लियर। अब बात करते हैं कि ये संज्ञानवादी थे कौन कौन। ये संज्ञानवादी थे कौन कौन? देखिए, पहले तो सबसे पहले इनको समझने से पहले आप इनके दो शब्दों को आराम से समझिए। देखिए, सबसे पहले हम व्यवहारवाद की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम व्यवहारवाद की बात करेंगे तो व्यवहारवाद के अंदर सबसे पहला शब्द होता है अनुक्रिया। दोस्तों, इसे आप ध्यान से समझ लेना कि अनुक्रिया क्या है। फिर एक शब्द होता है उद्दीपक। ठीक है, अब देखिए अनुक्रिया क्या है और उद्दीपक क्या है, आपको ध्यान से समझना है और ये चीज बहुत आगे काम आने वाली है। यहां नहीं समझ में आई तो फिर आगे आपको कोई भी सिद्धांत नहीं समझ में आने वाला। अनुक्रिया क्या है? जब आप, ये क्या मतलब हुआ इसका? स्ट्यूबुलस, यानी कि आपने इसको किससे व्यक्त किया? एस से व्यक्त किया। इसका अर्थ क्या होता है? रेस्पॉन्स, यानी कि इसको हम आर से व्यक्त करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप उद्दीपक का अर्थ आम भाषा में हम लक्ष्य को क्या कहते हैं? लक्ष्य को ही मनोविज्ञान के अंदर क्या कहा जाता है? उद्दीपक कहा जाता है, स्टिमुलस कहा जाता है जिसे। ठीक है, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या करते हो? क्रिया करते हो। अपने लक्ष्य के प्रति क्या करते हो? क्रिया करते हो। तो वो क्रिया क्या कहलाती है आपकी? अपने लक्ष्य के प्रति मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहलाती है? अनुक्रिया कहलाती है। यानी कि आपने अपने उद्दीपक के प्रति जो क्रिया की जाती है वो चीज क्या कहलाती है? अनुक्रिया। अनुक्रिया की परिभाषा क्या बनेगी? उद्दीपक के लिए की गई क्रिया क्या कहलाती है? अनुक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये बात यहां क्लियर। जब आप अनुक्रिया करोगे अपने उद्दीपक के प्रति तो क्या होगा? इनके बीच में जब आपको उद्दीपक हासिल होगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा। जैसे कि आपने थार्नडाइक का सिद्धांत पहले किसी ने पढ़ रखा हो तो ध्यान से सुनना। उस सिद्धांत में क्या था? एक बिल्ली थी, वो पिंजरे में बंद थी, उसका उस लीवर के साथ में क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, लीवर को दबाना और अपने खाने को प्राप्त करना, ये एक बॉन्ड बन गया कि इस तरह से एक संबंध बन गया कि उसने एक संबंध बना लिया कि इस तरह से मैं दबा के बाहर निकल सकती हूँ। तो इस प्रकार से एक बॉन्ड बन जाता है हमारा उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में। ये बात यहाँ क्लियर।
ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कि आपके इस व्यवहारवादियों के अंदर कौन कौन व्यक्ति हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक जो है वो व्यवहारवादी कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ईपी पावलोव। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यान पेट्रोविच पावलोव। देखिए इसका पूरा नाम क्या है, यान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बीएफ स्किनर की, बीएफ स्किनर की, इसकी बात करेंगे बीएफ स्किनर की। फिर बात करेंगे हम थॉर्नडाइक की। ये जो व्यक्ति थे, ये व्यक्ति क्या थे, सारे व्यवहारवादी थे। फिर हम बात करेंगे सीएल हल की, सीएल हल की, यान पेट्रोविच पावलोव, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक और कौन है, सीएल हल। ये जो चार व्यक्ति जो थे वो कौन थे, व्यवहारवादी थे। क्या थे, व्यवहारवादी थे। देखिए ईपी पावलोव ने क्या दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इस कौन सा सिद्धांत दिया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। बीएफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। कौन सा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इनके उपनाम बहुत है, अब वो अलग से जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो उनके अंदर। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, भूल में प्रेतन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, भूल में प्रेतन का सिद्धांत कहा जाता है। और सीएल हल के सिद्धांत को क्या कहा जाता है दोस्तों, सीएल हल के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यान पेट्रोविच पावलोव, बीएफ स्किनर और थॉर्नडाइक और सीएल हल के क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय आवश्यकता या फिर जैविक आवश्यकता का सिद्धांत हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक आवश्यकता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, जैविक आवश्यकता का सिद्धांत भी हम सीएलएल के सिद्धांत को, ये चार सिद्धांत जो है हम व्यवहारवाद के अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक सिद्धांत की हम अलग अलग चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये सिद्धांतों के अंदर से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए ईपी पावलोव यानी यान पेट्रोविच पावलोव ने अपने सिद्धांत में क्या कहा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। ठीक है, बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने भूल व प्रेतन का सिद्धांत दिया, सीएल हल ने जैविक आवश्यकता का सिद्धांत। देखिए मैस्लो ने सिद्धांत दिया था, यहां कंफ्यूज मत होना है, मैस्लो ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जैविक मैस्लो ने अकेली आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, परंतु सीएल हल ने जैविक आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। यहाँ अलग अलग बात है, जैविक शब्द अगर इस आवश्यकता के साथ जुड़ जाता है तो यह सिद्धांत किसका हो जाता है, सीएल हल का हो जाता है। अगर मैस्लो के सिद्धांत की बात आएगी तो अकेली आवश्यकता आएगी, वहां ध्यान रखना ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि कौन कौन से सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम पहले सिद्धांत की बात करेंगे। पहला जो व्यक्ति था हमारे इस व्यवहारवाद के अंदर जिसने सबसे पहले इस व्यवहारवाद पर क्या किया, अपना सिद्धांत दिया। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर्नडाइक की बात करेंगे। इस थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत, ये देखो एक व्यक्ति था, ये कहां का था, थॉर्नडाइक जो था वो अमेरिका का रहने वाला था, अमेरिका का रहने वाला था। कहां का, अमेरिका का। और इसने अपना पूरा जीवन क्या एक शिक्षक के रूप में बिता दिया, एक शिक्षक के रूप में बिता दिया। थॉर्नडाइक ने अपना पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बिता दिया। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक थे, प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कौन थे, प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक, ये अकेले कोई व्यवहारवादी नहीं थे। देखिए ये कोई व्यवहारवादी नहीं थे, जो थॉर्नडाइक जो थे वो व्यवहारवादी नहीं थे, परंतु इन्होंने व्यवहारवाद इनके सिद्धांतों को व्यवहारवाद में क्यों जोड़ा गया, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने पशु के ऊपर प्रयोग करके ये बताया कि बॉन्डिंग होती है, भूल व प्रयत्न से व्यक्ति क्या अधिगम करता है, इसलिए इनके सिद्धांत को व्यवहारवाद में। ये व्यवहारवादी ना होकर ये सबसे पहले क्या थे, प्रकार्यवादी थे। क्या थे, प्रकार्यवादी संप्रदाय से बिलोंग करते थे, प्रकार्यवाद संप्रदाय से बिलोंग करते थे। ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर ये क्या थे, प्रोफेसर थे, एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन बिताया। तो इनके इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले, इन्होंने अपने सिद्धांत पर प्रयोग करने से पहले कुछ नियम दिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिका के थे,
एक शिक्षक के रूप में कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर क्या थे, एक शिक्षक थे या प्रोफेसर थे। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि मनोविज्ञान के अंदर सबसे पहले पशुओं के ऊपर प्रयोग करना जो शुरू किया था वो थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर सबसे पहले प्रयोग किया, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, चूजों के ऊपर प्रयोग किया, चूहों के ऊपर प्रयोग किया, ठीक है। सबसे पहले बिल्ली के ऊपर, फिर चूजों के ऊपर और फिर चूहों के ऊपर। इस प्रकार से इन्होंने सबसे पहले पशुओं के ऊपर प्रयोग करना क्या किया, शुरू किया, क्योंकि ये फिर ये इसी कारण इनको क्या बोला जाता है, पशु मनोवैज्ञानिक बोला जाता है। देखिए थॉर्नडाइक ने जब अपने सिद्धांत की बात की, उससे पहले क्या किया, अपने सिद्धांत से पहले इन्होंने कुछ नियम दिए सीखने के, यानी कि इन्होंने कुछ अधिगम के नियम दिए, सीखने के नियम दिए। देखिए इनके जो नियम है सीखने के, उन नियमों को हम दो भागों में बांटते हैं। देखिए उनके जो नियम है सीखने के, उन नियमों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग में मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम को और क्या कह सकते हैं हम, प्रधान नियम, ठीक है, या हम इसे प्राइमरी नियम भी कहते हैं, प्राइमरी रूल्स। और इनको हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी या द्वितीयक भी बोल सकते हैं हम इनको। गौण नियमों को और हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी या द्वितीयक नियम। और सीखने के नियमों को हम क्या कहते हैं, मुख्य नियम या प्रधान नियम या प्राइमरी नियम। अब बात आती है कि मुख्य नियम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें मुख्य नियमों की। मुख्य नियम आपके 3 प्रकार के होते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों के अंदर हम बात करें तो सीखने के नियमों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मुख्य या प्रधान नियम, फिर बात आती है गौण नियमों की, ठीक है। और इनको दोस्तों, इनके जो मुख्य नियम है इनको 3 भागों में बांटा गया आगे। मुख्य नियम कितने प्रकार के हैं, 3, और जो गौण नियम है वो दोस्तों 5 है, ठीक है। मुख्य नियम कितने हैं, 3, और गौण नियम कितने हैं, 5। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य नियमों की। सबसे पहले हम नियमों की बात करेंगे, सीखने के नियम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के नियमों की। थॉर्नडाइक के नियम कौन से नियम, सीखने के नियम, सीखने के नियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखने के नियमों के अंदर हम मुख्य नियमों की बात करेंगे कि 2 भागों में बांटा गया है हमारे नियमों को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य नियम की। देखिए सबसे पहले मुख्य नियम के अंदर जो नियम दिया गया था वो था अभ्यास का नियम। क्या दिया गया था, अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने अपने मुख्य नियमों के अंदर सबसे पहले क्या दिया, अभ्यास का नियम दिया था, ठीक है। अब बात आती है कि अभ्यास का नियम क्या है। देखिए जब हम रेस्पॉन्स करते हैं अपने उद्दीपक के प्रति, यानी कि रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया और स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, जब हम देखिए इस नियम को समझने से पहले ध्यान से सुनना है इनकी बातों को। देखिए रेस्पॉन्स किया हमने किसके प्रति, स्टिमुलस के प्रति। क्या किया, रेस्पॉन्स, यानी कि हमने अनुक्रिया की। क्या की हमने, अनुक्रिया की, किसके प्रति, अपने उद्दीपक के प्रति। जब आप अनुक्रिया करते हो अपने उद्दीपक के प्रति, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार के अभ्यास की कमी रह जाती है, अभ्यास की कमी, तो दोस्तों अभ्यास की कमी से क्या होगा, देखिए जब हम रेस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस के लिए तो इनके बीच में क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में, जिसे हम संबंध भी कह सकते हैं, परंतु मनोविज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं, बॉन्ड या अनुबंधन कहते हैं। जब आप रेस्पॉन्स करते हो अपने लक्ष्य या अपने उद्दीपक के प्रति, जब अगर इस रेस्पॉन्स के दौरान अगर आपके अभ्यास में किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो अनुबंधन है, अनुबंधन जो होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा। आपका जो कमजोर होगा, क्या होगा, अनुबंधन कमजोर होगा। अगर मान लीजिए आपके अभ्यास के अंदर क्या हुआ, मजबूती है, आपका अभ्यास अच्छा है, अभ्यास में क्या है, मजबूती है, अभ्यास ज्यादा है, तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो अनुबंधन बनेगा ना वो मजबूत बनेगा।
आपका अनुबंधन जो बनेगा ना वो मजबूत बनेगा। इसी नियम के अंदर क्या कहा कि थॉर्नडाइक ने कहा कि एक व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के प्रति जब क्रिया करता है तो उस क्रिया के दौरान उसके अंदर अगर अभ्यास की कमी है तो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, और अगर उसमें अभ्यास है, अच्छे से वो किसी चीज का अभ्यास कर रहा है तो उसे एक ना एक दिन लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। इस नियम के अंदर इस थॉर्नडाइक ने ये बताया। अब बात आती है जब इस नियम को इसने यहां तक समझा दिया कि इसने कह दिया कि रिस्पॉन्स किया अनुबंधन स्टिमुलस के लिए, और अगर अभ्यास की कमी तो कमजोर, अभ्यास है तो फिर क्या होगा, मजबूत, अधिगम मजबूत होगा। अब ये कुछ टाइम के बाद अपने इस नियम को चेंज कर देता है। कब? जब 1930 की बात आती है। 1930 के अंदर अपने इस नियम को क्या बदल देता है, ये क्या कर देता है, इस नियम को बदल देता है। और बदलकर इसने कहा, क्या कहा कि जरूरी नहीं है अगर आप अनुक्रिया कर रहे हो लक्ष्य के प्रति, जरूरी नहीं है उसके अंदर अगर अभ्यास नहीं है तो भी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, और अगर अभ्यास है तो भी नहीं कर सकते। मान लीजिए अभ्यास का ज्यादा होना आपके अनुबंधन को मजबूत या कमजोर नहीं बनाता, अभ्यास की कमी आपके अनुबंधन को कमजोर या मजबूत नहीं बनाती है। देखिए क्यों कही इसने ये बात। आप बचपन से प्रार्थना बोलते आ रहे हो स्कूल के अंदर, ध्यान है, बचपन से फर्स्ट क्लास से आप क्या प्रार्थना बोलते आ रहे हो। आज भी क्या है, कुछ ज्यादा लोगों को क्या है कि वो प्रार्थना आज भी याद नहीं है। तो अभ्यास तो आप करते ही आ रहे हो, आपके अभ्यास के अंदर कहाँ कमी थी, परंतु फिर भी वो क्या हुआ, आपको अधिगम नहीं हुआ उस प्रार्थना का, नहीं हुआ ना। आप बचपन से क्या है कई चीजों को पढ़ते आ रहे हो, परंतु आज वो चीजें आपको नहीं आ रही है। तो अभ्यास में कहीं कमी नहीं है, फिर भी वो चीज नहीं आ रही है। इसलिए 1930 के अंदर क्या है, अपने इस थ्योरी को इसने बदल दिया। इसने कहा कि ऐसा नहीं होता, अभ्यास से अनुबंधन या अधिगम नहीं होता है। ठीक है, ये बात आती है इसके पहले नियम की। बात समझ में आई कि जब अनुक्रिया करते हैं स्टिमुलस के प्रति तो क्या होगा, अभ्यास की कमी से अनुबंधन क्या बनेगा, कमजोर बनेगा, और अभ्यास अगर होगा तो मजबूत बनेगा। परंतु 1930 के अंदर थॉर्नडाइक ने अपनी ही पुस्तक के अंदर 1930 के अंदर अपनी पुस्तक 1930 में इस अभ्यास के नियम को इसने बदलते हुए कहा कि अभ्यास का होना अधिगम के लिए जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, एक बार किसी पुस्तक को पढ़ते ही हम क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, कई बार हम बार बार पढ़ें तो भी वो चीज याद नहीं होती, तो फिर अभ्यास कहाँ है, अभ्यास कहीं नहीं होता। देखिए अब बात आती है इसके दूसरे नियम की, दूसरे मुख्य नियम की बात करते हैं हम दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरे मुख्य नियम की। दूसरा जो मुख्य नियम है दोस्तों वो है प्रयत्न का नियम। क्या है, प्रयत्न क्या, प्रभाव का नियम। दूसरा जो नियम है प्रभाव का नियम, ठीक है, या हम इसे बोलते हैं परिणाम का नियम, परिणाम का नियम। ठीक है, दूसरा जो सीखने का नियम है मुख्य नियमों के अंदर वो है प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम। देखिए इसके अंदर क्या होता है, प्रभाव या परिणाम, या हम इसे बोलते हैं संतोष व असंतोष का नियम। संतोष और असंतोष का नियम। संतोष व और असंतोष का नियम। बात समझ में आएगी। प्रभाव का नियम जो दूसरा नियम है उसको हम परिणाम का नियम भी कह सकते हैं, और हम इसे असंतोष या संतोष का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात। अब बात आती है इस नियम के अंदर होता क्या है। देखिए हमने रेस्पॉन्स किया किसके प्रति, स्टिमुलस के प्रति। अगर आपने रेस्पॉन्स किया इस स्टिमुलस के प्रति, अगर व्यक्ति को ये काम करने में संतोष प्राप्त होता है तो अधिगम होगा। तो क्या होगा, अधिगम होगा। अगर व्यक्ति को असंतोष प्राप्त होता है तो अधिगम नहीं होगा। ये कहना था थॉर्नडाइक का अपने नियम के अंदर। क्या कहना था कि जब आप रेस्पॉन्स करते हो किसी स्टिमुलस के प्रति, अगर आपको इस रेस्पॉन्स करते वक्त अगर आपको संतोष मिल रहा है तो अधिगम होगा, अगर असंतोष होता है तो अधिगम नहीं होगा। देखिए
आपको कहा गया कि रीट की तैयारी करो। ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को मैंने कहा कि रीट की तैयारी कर, ठीक है। अब इस व्यक्ति के माइंड में कुछ और चल रहा है, इसके माइंड में चल रहा है मुझे तो कुछ और ही बनना है, कांस्टेबल का पेपर पास करना है। और मैं इसे कौन सा सिलेबस पढ़ा रहा हूं? रीट का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। ये इस सिलेबस को पढ़ के क्या करेगा? संतोष, इसे संतोष मिलेगा क्या? क्योंकि पढ़ना इसलिए इसको क्या है? कांस्टेबल। पढ़ा रहा हूं मैं इसको रीट का सिलेबस, तो क्या होगा? इस सिलेबस को पढ़ के इसको संतोष को मिलने से रहा, तो क्या होगा? असंतोष। फिर मैं चाहे इसको कितना भी पढ़ा लूं, ये व्यक्ति कभी रीट पास कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके माइंड में ही कांस्टेबल के सपने हैं, ये सोच ही कांस्टेबल के बारे में रहा है, तो रीट का पेपर कैसे पास कर लेगा? क्योंकि इसको जो सिलेबस है रीट का, वो सिलेबस पढ़ने से इसको संतोष प्राप्त नहीं हो रहा, इसको खुशी नहीं मिल रही है। और इसको अगर मैंने बोला कि कांस्टेबल बनना है तुझे और कांस्टेबल का सिलेबस ला के दे दूं, ये पढ़ लेगा और इसे उस सिलेबस को पढ़ने से क्या मिलेगा? संतोष प्राप्त होगा। और जब व्यक्ति को किसी काम को करने से अगर संतोष प्राप्त होता है या खुशी मिलती है, तो वो काम वो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। जिस काम के अंदर हमें असंतोष प्राप्त होता है, वो काम हम अभी भी नहीं कर सकते हैं। ये नियम था इसका, संतोष व असंतोष का। जब आपको संतोष मिलेगा तो उसका परिणाम भी आपका अच्छा आएगा और उसका प्रभाव भी आपके ऊपर बहुत अच्छे से पड़ेगा। यानी कि परिणाम भी अच्छा आएगा और प्रभाव आपकी मानसिक और शारीरिक शक्तियों पर भी बहुत ही अच्छा पड़ेगा। ये था आपका दूसरा नियम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए। अब हम बात करेंगे तीसरे नियम। मुख्य नियम के अंदर जो हमारा तीसरा नियम है दोस्तों, वो है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। कौन सा नियम है? तत्परता का नियम, जिसे हम क्या और भी क्या बोल सकते हैं? तैयारी का नियम। और भी क्या बोल सकते हैं? तैयारी का नियम, ठीक है। तो इस तत्परता और तैयारी के नियम के अलावा हम इसे ये भी बोल सकते हैं प्रेरणा या मोटिवेशन का नियम, प्रेरणा का नियम। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, देखिए दोस्तों, इस नियम के अंदर क्या होगा? इस नियम के अंदर व्यक्ति के अंदर तत्परता होनी चाहिए किसी काम को करने की। इस नियम के अंदर इतना ही बताया थार्नडाइक ने कहा कि अगर व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है या उसमें अगर मोटिवेशन है, प्रेरणा है उस काम को करने की, तो वो व्यक्ति क्या है, उस काम को क्या है, बहुत तेजी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा, ठीक है। ये इस अपने सिद्धांत के अंदर इसने कहा था। इसमें आपको इतनी ही बात याद रखनी है कि तत्परता के नियम के अंदर इसने क्या कहा कि जब व्यक्ति किसी काम को, यानी कि ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को यहां पहुंचना है, यहां क्या पड़ा है, इसको भूख लगी है, मान लो भूख लगी है, और इसे यहां क्या दिख रहा है? खाना दिख रहा है। अब इसके अंदर एक तत्परता है, उत्तेजना है इस खाने तक पहुंचने की, क्योंकि इसको भूख लगी है, भूख अंदर से इसकी उत्तेजना पैदा कर रही है वो खाना खाने की। तो क्या होगा, ये व्यक्ति कुछ भी समस्या आएगी इसके बीच में, उन सभी को छोड़कर वो इस खाने तक पहुंचेगा सबसे पहले, तो फिर वो कोई और काम देखेगा। तो इसलिए कहा गया है थार्नडाइक के द्वारा कि तत्परता व्यक्ति के अंदर होनी जरूरी है। आप अगर व्यक्ति में तत्परता पैदा कर दीजिए, किसी काम को करने का एक प्रेरणा उसके अंदर पैदा कर दीजिए, वो काम आपका आसानी से हो जाएगा, नहीं तो वो काम नहीं होता है। ये बात आती है तत्परता के नियम की। तो यहाँ इसका भी स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, फिर हम आगे इसके जो गौण नियम है उनको पढ़ते हैं। देखिए गौण नियम कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं अपने, इनको आसानी से समझना। देखिए गौण नियम कौन कौन से हैं आपके? 5 है। पहला है आंशिक क्रिया का नियम। पहला है आंशिक क्रिया का नियम। पहला कौन सा है? आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा है बहुक्रिया का नियम।
बहुक्रिया का नियम। ठीक है। तीसरा जो नियम है आपका वो है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम। चौथा है वो है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम। पांचवा दोस्तों कौन सा है आपका? साहचर्य का नियम। ये नियम जो है 5 वो आपके कौन से नियम है? थार्नडाइक के गौण नियमों में आते हैं। देखिए आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आंशिक क्रिया का नियम। देखिए दोस्तों आंशिक क्रिया का नियम और बहुक्रिया का नियम, इन दोनों को समझने की, जब आप किसी चीज को करने के लिए बार बार क्रिया करते हो, बार बार क्या करते हो? क्रिया करते हो, तो क्या होगा? वो बहुक्रिया का नियम। मान लीजिए आपको आरपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है दोस्तों, और इस एग्जाम को एक बार फेल होने के बाद फिर से आप दोबारा ट्राई करते हो, तो वो क्या है? आपकी एक उद्दीपक के प्रति की गई बहुत सारी क्रियाएं हैं वो। ठीक है, तो वो नियम कौन सा कहलाता है? बहुक्रिया का। आंशिक क्रिया का नियम कौन सा कहलाता है? आंशिक क्रिया का अर्थ होता है जब आप किसी कार्य को करने के लिए क्या करते हो? छोटी छोटी क्रियाएं करते हो। छोटी छोटी क्या करते हो? क्रिया करते हो। मान लीजिए आपका एग्जाम होने में करीबन अभी 1.5 साल बाकी है, और तो आप धीरे धीरे चीजों को पढ़ रहे हो। मान लीजिए आपको अगर ये बोला जाए किसी चैप्टर को या एक बुक को आपको एक साथ पढ़ना, तो आप एक दिन में या 4 दिन में पूरी बुक नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ भी लेंगे तो आपको याद नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या, फिर आप जो छोटे छोटे पार्ट के अंदर बांटकर 15 लेसन को आप 15 भागों में बांटकर पढ़ोगे, यानी कि आप उस अपने उद्दीपक के लिए क्या कर रहे हो? छोटी छोटी क्रिया कर रहे हो। फिर बात आती है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, अगर आपका मन का मतलब मनोविज्ञान में मन का अर्थ क्या होता है? मस्तिष्क से होता है। मनोविज्ञान में मन का अर्थ क्या होता है? मस्तिष्क से होता है। ठीक है, और वृत्ति का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ वृत्ति है ना कि वृद्धि है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। वृत्ति का अर्थ होता है नजरिया। ठीक है, नजरिया। वृत्ति का अर्थ क्या होता है? नजरिया। आप जो काम कर रहे हो उसके प्रति आपका क्या नजरिया है? आपकी सोच कैसी है? अगर आपकी सोच या आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप वो काम आसानी से कर सकते हो, उस काम में सफलता हासिल कर सकते हो। अगर आपने सोच लिया कि मैं आरपीएससी तो पास कर ही नहीं सकता पहले ही, तो आपकी मनोवृत्ति के कारण वो काम आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपकी जो मनोवृत्ति है, यानी कि मस्तिष्क का जो नजरिया है, वो आपका पॉजिटिव होना जरूरी है। किसके अनुसार? थार्नडाइक के अनुसार, अपने नियम में। उसके बाद आती है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम हमें क्या कहता है? पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्रभावित करता है। ठीक है, सादृश्यता का नियम हमें क्या सिखाता है? कि पूर्व ज्ञान जो है वो नवीन ज्ञान को प्रभावित करता है। मान लीजिए आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था पहले और उसमें आप पास नहीं हुए, फिर हम सेकेंड बार इसका एग्जाम दे रहे हो फर्स्ट ग्रेड का दोबारा, तो ये जो उद्दीपक तो आपका एक ही है ना, इन दोनों में एक ही उद्दीपक है, इस फर्स्ट ग्रेड को पाना या नौकरी पाना, परंतु क्रियाएं 2 बार हो गई। ये जो इसमें जो आपने पेपर देके जो ज्ञान प्राप्त किया था, वो ज्ञान आपका यहाँ क्या आएगा? काम आएगा। यानी कि पूर्व ज्ञान क्या नवीन ज्ञान को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, बात यहां समझ में आई। अब बात आती है सादृश्यता के नियम के अंदर क्या था कि जो नवीन ज्ञान होता है आपका, नवीन ज्ञान जो आपका पूर्व ज्ञान जो होता है वो आपके नवीन ज्ञान को क्या करता है? प्रभावित करता है। दोस्तों बात समझ में आई। अब आती है साहचर्य का नियम। साहचर्य का अर्थ क्या होता है? तालमेल। साहचर्य को हम क्या कहते हैं? तालमेल। आप किसी चीज को पढ़ा रहे हो तो वो तालमेल के साथ पढ़ाना चाहिए। कैसे? देखिए, आपने 2 का पहाड़ा याद किया था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे तो आपने एक ले बना के याद किया था। आप सीधा डायरेक्ट बोल के देखो, आप ज्यादा देर तक नहीं बोल पाएंगे, परंतु वो एक जो था, आपने क्या किया? आपको एक रिमार्क दे दिया गया, कै मतलब कबूतर, ख होगा तो क्या होगा? खरगोश होगा। ए फॉर क्या है? एप्पल। क्यों, कोई जरूरत थोड़ा है एप्पल ही होगा, और भी कुछ हो सकता है। एफ और तो
पर आपको एक तालमेल बिठा दिया एक एप्पल के साथ में इस ए का, तो वो चीज आपके आज तक चलती आ रही है। तो इस प्रकार साक्षरता के नियम के अंदर क्या होता है, तालमेल बिठा के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से उन चीजों को समझ पाए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं थार्नडाइक के उस सिद्धांत की जो थार्नडाइक ने अपने पशुओं के ऊपर प्रयोग करके एक सिद्धांत दिया था। हम थार्नडाइक के अब सिद्धांत की बात करेंगे। थार्नडाइक का जो सिद्धांत का जो एक नाम है वो है उत्तेजना व अनुक्रिया का सिद्धांत। उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत। हम सबसे पहले बात करेंगे थार्नडाइक के सिद्धांत की, उसका नाम है उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत। उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक ने दिया। किसने दिया, थार्नडाइक ने दिया। थार्नडाइक ने 1903 के अंदर, थार्नडाइक ने 1903 के अंदर अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, 1903 में अपनी पुस्तक लिखी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी। उस पुस्तक के अंदर इस सिद्धांत के ऊपर इसके प्रयोग के बारे में इसने वर्णन किया था। और इस सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले उन उपनामों को पढ़ेंगे। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत है, और इसके उपनामों की बात करें तो इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं। इस सिद्धांत को भूल में प्रयत्न का सिद्धांत भी कहते हैं। भूल में प्रयत्न का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत को भूल में प्रयत्न का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को दोस्तों प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी हम कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को थार्नडाइक का संबंधवाद भी कहते हैं। थार्नडाइक का संबंधवाद। इस सिद्धांत को आरएस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को आरएस थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं। स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक थ्योरी भी कहते हैं। अगर आप इसको बात करो इंग्लिश के अंदर, देखिए हिंदी में तो आपको इतने सारे याद करने पड़ेंगे। अगर इंग्लिश में बात करूं तो उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत है। आप इस सिद्धांत को स्टिमुलस थ्योरी या रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये सिद्धांत याद रह जाएगा। इंग्लिश के अंदर आपको एक शब्द याद रखना है, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। और अगर आप हिंदी में याद करो तो आपको इतने सारे नाम याद करने पड़ेंगे। अब बात आई समझ में, ये थे इसके उपनाम। अब बात आती है कि अपने सिद्धांत के अंदर इसने किया क्या। देखिए 1903 में अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर इसने अपने सिद्धांत का वर्णन किया था। और अपने सिद्धांत के अनुसार इस व्यक्ति ने ये कहा कि व्यक्ति जो है वो अपनी भूल से और अपने प्रयत्न से, अपने अभ्यास से चीजों को अच्छे से सीख पाता है। देखिए अपने सिद्धांत के अंदर इसने सबसे पहले बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, इसने अपने सिद्धांत में किसके ऊपर प्रयोग किया, बिल्ली के ऊपर प्रयोग। ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत के अंदर बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। ठीक है, अब बात आती है इस बिल्ली के ऊपर प्रयोग इसने किस प्रकार से किया। इसने एक बॉक्स लिया, एक पिंजरा लिया। ठीक है, ये एक पिंजरा है। यहां इस पिंजरे का क्या है, गेट है।
यहाँ क्या है, एक बिल्ली है, ठीक है, ये बिल्ली है, मान लीजिए क्या है, एक बिल्ली है, और यहाँ क्या हुआ, लोहे की सलाखें लगी हुई है, इस बिल्ली पे यहाँ की लोहे की क्या हुई, सलाखें लगी हुई है। यहाँ क्या एक लीवर है, यहाँ क्या एक लीवर है, ठीक है, जिसके दबाने से क्या ये गेट खुले, और उस लीवर पे एक ऐसा, यहाँ इस गेट के ऊपर एक वायर लगी हुई है, जैसे कि ये लीवर दबेगा तो ये यहाँ पे हुक जो है वो हट जाएगा और ये गेट खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक पिंजरा है, देखिए इस पिंजरे को समझने की कोशिश की, एक पिंजरा है, इस पिंजरे का यहाँ एक क्या एक गेट है, अब इस गेट के ऊपर यहाँ एक हुक लगा हुआ है, और इस हुक का कनेक्शन किसके साथ है, इस लीवर के साथ है, ठीक है, और ये एक बिल्ली है, और इस बिल्ली के सामने यहाँ एक कटोरा रखा हुआ है, जिसके अंदर क्या है, मर्त मछली है, क्या है, एक मर्त मछली है। याद रखना ये बात कि सांडाइक ने अपने प्रयोग के अंदर कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया, तो सबसे पहले बिल्ली और मर्त मछली का, ठीक है। अब इस बिल्ली को क्या हुआ, ये बिल्ली क्या है, थांडाइक की भूखी बिल्ली है, थांडाइक की क्या है, भूखी बिल्ली है। अब मान लीजिए इस बिल्ली को भूख लगी है और इसी ये नजर आती है मर्त मछली, अब इसे ये मर्त मछली नजर आती है, तो ये बिल्ली क्या करेगी, इस मर्त मछली को खाने के लिए प्रयास करेगी। तो प्रयास में सबसे पहले तो इन सलाखों को तोड़ने की कोशिश करेगी, वो इन सलाखों को तोड़ने की कोशिश करेगी सबसे पहले प्रयास के अंदर। जब ये बार बार प्रयास करेगी, जब ये बार बार प्रयास करेगी तो भूल से इसका पांव किसके ऊपर जाता है, इस लीवर के ऊपर जाता है। जैसे इसका पांव यहाँ इस लीवर के ऊपर पड़ता है और ये झट से ये गेट खुलता है और ये बाहर आकर इस मर्त मछली को खा लेती है। पहला चरण ये था इस सिद्धांत का कि पहले चरण के अंदर इस बिल्ली ने क्या किया, बार बार प्रयास किया, और प्रयास करके इस बिल्ली ने ये बाहर निकल के, यानी कि भूल से प्रयत्न के साथ साथ क्या हुई, एक भूल हुई, त्रुटि हुई, और त्रुटि के साथ में क्या हुआ, ये लीवर यहाँ से खुलती ही क्या हुआ, ये गेट से बाहर आई और यहाँ पे आके इसने मर्त मछली को खाया और अपने भूख को शांत किया पहले दिन के बाद। अब आती है दूसरे दिन, फिर इसने इस बिल्ली को किसके अंदर, थांडाइक ने इस पिंजरे के अंदर धकेल दिया। उसी तरीके से ये लीवर था, यहाँ हुक लगा हुआ, तो इस लीवर का कनेक्शन इस हुक के साथ था, यहाँ मर्त मछली को रख दिया। दोबारा फिर उसने वही किया कि इसको जब भूख लगी और मर्त मछली इसको नजर आई तो ये क्या है कि इसने प्रयास किया बाहर निकलने का, इसने सलाखों को तोड़ा, यानी कि छटपटाने लगी, अंदर बुरी तरह से उछलने कूदने लगी, और जब इसने बार बार उछला कूदा तो इसका भूलवश पांव फिर से क्या हुआ, इसके ऊपर पड़ा और ये बाहर निकली और इसने मर्त मछली को। जब ये क्रिया बार बार दोहराई गई थांडाइक के द्वारा, तो थांडाइक ने एक चीज नोटिस की कि जो इसके भूल की, जो प्रयास करने की जो ज्यादा सीमाएं थी, यानी कि पहले अभ्यास यानी प्रयत्न या गलतियां कर रही थी, उनके अंदर अब क्या है, कमी आने लगी है। जो प्रयत्न के अंदर क्या हुई, अब कमी आने लगी है। बिल्ली प्रयत्न कम कर रही है, वो झट से इसके ऊपर पांव रखती है और बाहर आकर इस मछली को खा लेती है। एक समय ऐसा आया कि इसने कोई भी प्रयास नहीं किया, सीधा पांव इसके ऊपर रखा, यानी कि अपने इस सिद्धांत को इसने 80 बार दोहराया था, और 80वें बार में इससे क्या हो गया, इस बिल्ली ने कोई अभ्यास नहीं किया, इसने अपना पांव इसके ऊपर रखा और रखते ही क्या हुई, ये गेट खुली और बाहर निकल के इसने ये खाना फेंका। यानी कि इसको अब अधिगम हो चुका है कि इसको ये पता लग चुका है बिल्ली को कि इसके पांव इसके ऊपर रखने से क्या है कि मैं बाहर निकल सकती हूँ, वैसे ये नहीं पता ये चीज क्या है। अब एक बात यहाँ क्लियर ये होती है कि जब इन्होंने कहा कि अधिगम धीरे धीरे होता है, क्या होता है, अधिगम धीरे धीरे होता है, ये इनकी जो थ्योरी है वो यहाँ साबित होती है। अगर अधिगम अगर अचानक होता तो इस बिल्ली के पास में तो अचानक हो जाता, पहले ही दिन इसके ऊपर पांव रखती, क्योंकि इस बिल्ली के पास में दिमाग थोड़ा, ज्ञान की कमी है, ज्ञान तो है नहीं, इस बिल्ली के पास में दिमाग नहीं था। इसने क्या किया, बार बार प्रयत्न किया, अभी भी इसको ये नहीं पता कि ये क्या चीज है, परंतु इसे ये पता है कि इसके ऊपर कुछ भी पांव रखने से क्या है कि मैं मर्त मछली को प्राप्त कर सकती हूँ। बस इतनी सी चीज का इसको क्या हो गया, अब अधिगम हो चुका है, और फिर इसके प्रयास करने के अंदर क्या किया, बहुत कमी आ चुकी है। और 80वें बार में क्या हुआ कि इस बिल्ली ने कोई भी प्रयास नहीं किया, इस बिल्ली को इतना ज्ञान हो चुका था, इतना अधिगम हो चुका था कि इसके ऊपर पांव रखने से क्या मैं बाहर निकल सकती हूँ। ये अपना एक सिद्धांत दिया था थांडाइक ने। ये थांडाइक का क्या था, प्रयोग का।
इस थार्नडाइक ने अपने प्रयोग के अंदर, देखिए आप इसके अंदर ये चीज याद रखना कि इसने सबसे पहले जो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था और एक मर्द मछली का इसने उपयोग किया था थार्नडाइक ने, और एक पिंजरे का यूज किया था। इन चीजों को याद रखना, यहाँ से कोई पर्सन उठ सकता है। ये थी थार्नडाइक के नियम की। अब बात आती है कि इस थार्नडाइक के नियम के अंदर क्या था। अब इसके अंदर कौन सा उद्दीपक है और कौन सा रेस्पॉन्स है और कौन सी अनुक्रिया है, आप इन्हें बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, अपने सिद्धांत के अंदर ये बिल्ली जो थी वो भूखी थी। यानी कि देखिए सबसे पहले हमें चलाने के लिए, एक बस को चलाने के लिए क्या होता है, एक चालक होता है, एक ड्राइवर होता है ना, एक चालक होता है, एक ड्राइवर होता है। अब ये चालक क्यों चलेगा, क्योंकि इसके पास एक लक्ष्य है कहीं पहुंचने का। ठीक है, इस चालक के पास में क्या है, एक लक्ष्य है, और इस लक्ष्य के बीच में क्या आता है, अवरोध आता है। क्या आता है, अवरोध आता है। ठीक है, इस लक्ष्य के बीच में क्या आता है, अवरोध आता है। तो फिर हम क्या करते हैं, अनियमित अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अनियमित अनुक्रिया करते हैं। और उन अनियमित अनुक्रियाओं के बीच में संयोगवश क्या होता है, संयोगवश क्या होता है, एक सही क्रिया होती है। और उस सही क्रिया से क्या हुआ, देखिए दोबारा समझिए साफ। देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति को चलाने के लिए क्या होता है, एक चालक होता है। देखिए चालक कौन है इसके अंदर, इस बिल्ली को काम करने के लिए प्रेरित किसने किया, इसकी भूख ने। यानी कि चालक कौन हुआ, भूख हुआ। भूख क्या हुई यार इसकी, अगर बिल्ली को भूख ही नहीं होती तो मर्द मछली को देखकर ये चटपटाती नहीं, ये कोई क्रिया ही नहीं करती। अगर इसको भूख नहीं होती, इसको खाना खिलाकर इस पिंजरे के अंदर डाला होता और फिर इसके सामने ये मर्द मछली रख दी जाती, तो यानी कि इसको भूख नहीं है तो फिर ये कोई क्रिया नहीं करती उस दीपक को देखकर या उस मर्द मछली को देखकर। यानी कि चालक था, क्या था, भूख थी। भूख ने इसको क्या कराई, क्रिया कराई। अब भूख के बाद में इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था कौन, मर्द मछली। क्या था, मर्द मछली लक्ष्य। यानी कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, उद्दीपक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उद्दीपक। ठीक है, अब उद्दीपक को पार करने के अंदर अवरोध कौन था, अवरोध क्या था, पिंजरा, पिंजरे की सलाखें या लोहे की सलाखें, वो क्या थी, अवरोध थी। ठीक है, अब जब अवरोध हुआ तो इसने क्या किया, अनियमित क्रिया की, बार बार इधर उधर हाथ पैर मारे अपने। अनियमित क्या की, क्रिया की, बार बार इधर उधर हाथ पैर मारे। ठीक है, चटपटाने उछलने कूदने लगी। तो जब उछली कूदली तो क्या हुआ कि इसके बाद में इसको संयोगवश क्या हुआ, संयोगवश एक सही क्रिया हुई। सही क्रिया क्या हुई, इसका पांव जो है वो लीवर के ऊपर पड़ता है, इसका पांव इस लीवर के ऊपर पड़ता है, और लीवर के ऊपर पड़ते ही इसने अपना उद्दीपक क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अपना उद्दीपक क्या कर लिया, ग्रहण कर दिया। देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है। देखिए अगर आपके पास में किसी की भी काम को करने के लिए अगर आपकी इच्छा या आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप उस काम को नहीं करोगे। आपको नौकरी की जरूरत ही नहीं है, आपके पास पहले से अच्छा रुपया या आपको नौकरी है, तो आप उस चीज को करने के लिए प्रेरित होगे नहीं, आप उस चीज को करोगे ही नहीं। ठीक है, अब आपके पास में कोई चालक नहीं है, अगर चालक नहीं होगा तो आप कोई क्रिया ही नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे आराम से। ठीक है, इसके पास एक चालक था, जब चालक होगा तो एक लक्ष्य तो होगा, और उस लक्ष्य के हिसाब का लक्ष्य इसका क्या था। देखिए यहां बिल्ली ने जो क्रिया की, बिल्ली क्या थी, इसका उद्दीपक क्या था, ये मर्द मछली, इसका उद्दीपक क्या हुआ, मर्द मछली। भूख जो थी वो इसका चालक थी। ठीक है, इसने इस उद्दीपक को पाने के लिए इस चालक की वजह से क्या किया, अनुक्रिया की। ठीक है, और जब इस अनुक्रिया को किया तो इसके सामने अवरोध आ गया, वो पिंजरे की सलाखें ये लोहे की। और जब इसने अनियमित क्रियाएं बार बार दोहराई तो इसके क्या हुआ, संयोगवश पांव इसके ऊपर पड़ता है, एक लीवर के ऊपर पड़ता है, और ये बाहर निकलकर अपने उद्दीपक को क्या कर लेती है, ग्रहण। यानी कि थार्नडाइक के अपने सिद्धांत के अंदर ये बात कही गई है। देखिए इस सिद्धांत को समझते हैं हम। इस सिद्धांत के अंदर थार्नडाइक ने क्या कहा कि व्यक्ति जो है वो अपनी भूल व प्रयत्न से चीजों को सीखता है। जब हम किसी भी काम को, मान लीजिए, देखिए यहां आप समझिए इस सिद्धांत को, आप अपनी भाषा के अंदर अगर हम समझे, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है,
ठीक है, इस व्यक्ति के पास में बहुत पैसा है, पहले से क्या है, बहुत पैसा है, इसको किसी नौकरी की जरूरत नहीं है। इससे बोला जाए तो ये एक तेरा लक्ष्य है, ठीक है। या ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, इसके सामने ये कोई लक्ष्य दिया गया कि आपको यहां पहुंचना है, ठीक है। अब इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, हमें जिज्ञासा या उत्तेजना पैदा करनी पड़ेगी। इससे उत्तेजना का मतलब इसे इस लक्ष्य की बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे कि अगर तू वहां पहुंचता है तो क्या मिलेगा तुझे, तेरे लिए क्या अच्छा है। जब इस व्यक्ति के अंदर उत्तेजना पैदा होगी, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगी, उत्तेजना पैदा होगी, यह एक चालक जन्म लेगा। यानी कि जब उत्तेजना होगी तो ऑटोमेटिक एक चालक को पैदा कर देगी उसके अंदर। जैसे इसके अंदर कोई चालक पैदा हुआ तो क्या ये व्यक्ति इस लक्ष्य की ओर पहुंचेगा, और जब इस लक्ष्य की ओर पहुंचेगा तो इसके बीच में कोई ना कोई अवरोध जरूर आएगा, और उस अवरोध को पार करने के लिए क्या करेगा, ये अनियमित क्रियाएं करेगा बार बार। जैसे कि मान लो यहाँ पे इसने लक्ष्य दिया हमने आरपीएससी को एग्जाम, इसके मन में उत्तेजना की कि आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाली है, या इसने 2 साल बाद वैकेंसी लास्ट ऑफर है, अगर आप ये नहीं करोगे तो उसके बाद वैकेंसी नहीं है, आप ओवरेज हो जाओगे। उत्तेजना पैदा हो गई इसके अंदर, एक चालक ने जन्म ले लिया कि मुझे नौकरी करनी है। जैसे निकला यहाँ अवरोध आ गया, अवरोध क्या हुआ, वैकेंसी लेट हो गई, या जैसे भी है कोई पढ़ नहीं पा रहा, कोई काम के अंदर किसी प्रकार का कोई अवरोध इसके अंदर आ गया। अब उस अवरोध से निकलने के लिए क्या करेगा, बार बार क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। तो संयोगवश एक ऐसा प्रयत्न होगा जिसके कारण ये अवरोध इसका हट जाएगा और ये आगे निकल जाएगा, और आगे निकल कर ये अपना आरपीएससी का एग्जाम देगा और इसे क्रैक कर देगा। तो क्या हुआ, ये इसका उद्दीपक हुआ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इसका क्या हुआ, उद्दीपक हुआ। और चालक क्या हुई, इसकी उत्तेजना, ये नौकरी। चालक क्या हुई, इसकी नौकरी, यानी कि जो इसकी नौकरी की वजह से ये अपने उद्दीपक को हासिल करना चाहता है। एक चालक ने क्या किया, इसके अंदर एक उद्दीपक या एक उत्तेजना को पैदा कर दिया, जिसके कारण ये यहाँ तक पहुंचता है और अपना उद्दीपक ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, थार्नडाइक के सिद्धांत के अंदर इस थार्नडाइक ने क्या कहा कि थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति क्या है, बार बार प्रयत्न करता है और भूल करता है, और भूल और प्रयत्न के माध्यम से चीजों को आसानी से वो सीख जाते हैं। अब इस सिद्धांत का अगर आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अनुसार अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान बीएड के अंदर आपको ये सिद्धांत पढ़ाया जाता है दोस्तों। और क्यों पढ़ाया जाता है बीएड के अंदर आपको ये सिद्धांत, क्योंकि एक बच्चा जो है वो बार बार क्या करता है, प्रयत्न करता है। एक बच्चा जो है बार बार, आप एक नर्सरी क्लास के बच्चे को देखिए, नर्सरी क्लास के बच्चे को हम कैसे पढ़ाते हैं, हम उसे क्या बना के दे देते हैं, ऐसे हम उसे क्या बना के देते हैं, कैब बना के देते हैं, और हम स्लेट के अंदर एक चौक दे देते हैं उसको, और उसको कहते हैं इसके ऊपर बार बार इसको घोटो, क्या करो, इसको बार बार इसे उसके ऊपर चलाओ। तो बच्चा क्या करता है, बार बार, जैसे हमने भी बचपन में इसी प्रकार से सीखा है अक्षरों का ज्ञान हमें कैसे हुआ, एक अक्षर के ऊपर बार बार ऐसे बनावट करने से या इसको घोटने से क्या हुआ, हम चीजों को उस चीज जो एक आकृति थी बनाने की, वो आकृति हमारे हाथ में सेट हो गई, या हमने अभ्यास के माध्यम से वो चीजें सीख ली। मैथ है, आप गणित करते हो, किसी सवाल को हल करने के लिए क्या होता है, एक प्रश्नावली को बार बार उसका क्या करते हो, अभ्यास करते हो, और अभ्यास से क्या होता है, आप चीजों को जल्दी सीख जाते हो। इस प्रकार से थार्नडाइक के सिद्धांत के अंदर सबसे पहले जो इसका मेथड दिया था क्या, वो प्रयत्न था कि व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, और उस प्रयत्न से क्या होगा, एक उद्दीपक प्राप्त होगा, और उद्दीपक से क्या होगा, उसका लक्ष्य, उद्दीपक यानी उसका लक्ष्य उसे प्राप्त होगा। उस प्रयत्न के दौरान वो बहुत सी भूलें करेगा, भूल भी करेगा, उसे त्रुटि भी होगी, और उन त्रुटि के और भूल के माध्यम से वो चीजों को जल्दी सीख जाएगा। शिक्षा के अंदर भी यही महत्व है इसका कि बच्चों को बार बार प्रयत्न करके बार बार क्या करना चाहिए, प्रयत्न, भूल होती है, भूल के लिए दंड मत दो, उसे दंड मत दो, उसे अभ्यास कराओ, उसे क्या कराओ, अभ्यास कराओ, और अभ्यास के माध्यम से उस बच्चे को अगर आप पढ़ाते हो तो बच्चा जो है वो आसानी से उन चीजों को सीख जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर आपका ये थार्नडाइक का सिद्धांत रहेगा। उसके बाद हम आगे जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, स्किनर का सीएल हल का सिद्धांत और ईपी पावलोव का जो सिद्धांत है वो हम पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये चीजें, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज अभी तक आपको इस सिद्धांत के अंदर या अभी तक आपको कोई भी अधिगम टॉपिक के अंदर कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो दोस्तों कमेंट करके पूछ लेना इस चीज को,
क्योंकि अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो बाकी के सिद्धांत भी आपको नहीं समझ में आने वाले हैं। अगर आप सब पूछोगे तो आपको दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पे दोबारा करवा दी जाएगी वो चीज, उसमें कोई वो नहीं है, परंतु आपको पूछना जरूर है। कोई भी डाउट जो है वो इनके अंदर मत रखना, क्योंकि डाउट आपको आगे वाले सिद्धांत में नहीं समझने देगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।